सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। उनका वादा पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इंसाफ से शुरू हुए थे, लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए और यूं हकीकी तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन पीटीआई अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं शायद, और जो वो सोचते हैं कर गुजरते हैं, चाहे उसके लिए यू टर्न पे यू टर्न ही क्यों ना लेना पड़े। सादगी और छोटी काबीना की बात की, लेकिन माजी की तरह ये वादा भी कुछ ही दिनों में हवा हो गया। काबीना भी फैलती गई, खराजात भी बढ़ते चले गए। ना तो वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बना और ना ही मिनिस्टर साइकिलों पर आए। बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों की लाइनें लग गईं और वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आने लगे। मुहिम पॉलिसी की वजह से ना इस्लामी ब्लॉक उनसे खुश था और ना ही सी पैक पर चीन। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए तो उन्हें लगा कि शायद वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं, और बाद में जो बाइडन के फ़ोन का बेचैनी से इंतजार करते रहे, जो ना आना था और ना ही आया। साइफर को लेकर यह कह दिया कि जी अमेरिका ने हुकूमत खत्म करने की साजिश की थी, रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा कि जी पीडीएम की क़यादत ने पैसे दिए, फिर बयान बदलता गया और फिर जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ ठहरे। ये सब कोई और नहीं, खुद चेयरमैन पीटीआई अपने बयानात और तकारीर में कहते रहे। मुखालिफिन को जेल में डालकर सहूलतें खत्म की, लेकिन आज खुद जेल में सहूलत के लिए परेशान है। आसिफ अली जरदारी की व्हील चेयर का मजाक उड़ाया और खुद व्हील चेयर पर आ गए। अडियाला जेल के स्टॉप पर तराने बनवाए और खुद जेल पहुंच गए। कहा जाता है कि कप्तान की शख्सियत में ये चीज़ शामिल है कि जो भी उनके करीब आता है वो कुछ अरसे बाद दूर हो जाता है। और हामिद खान से लेकर रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन तक, और जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान और फवाद चौधरी से लेकर परवेज खटक तक, पीटीआई के रहनुमाओं की किसी न किसी मौके पर इमरान खान से नाराज़गी की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, बहुत ही लंबी है। अच्छा जी, फिर 9 मई सानहे के बाद चश्मे फलक ने पार्टी की आदत को रोते बिलखते साथ छोड़ते देखा। तहरीक इंसाफ में बुरी तरह टूट फूट हुई और तकरीबन सारी ही लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता करके चेयरमैन को वाकयात का जिम्मेदार ठहराकर पार्टी छोड़ गई। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी अरकान मुनहरिफ हुए, इत्तेहादी नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए। कभी जो मुनहरिफिन जो है उनको गद्दार कहा गया और कभी फिर उन पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया गया, और आखिर में तो खुद अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ बयान लिखवा कर आ गए। ये बात तो तय है कि अब चेयरमैन पीटीआई के लिए जेल की मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है, जो शायद जल्द खत्म भी ना हो। अच्छा, नैब रेफरेंस चंद हफ्तों में एहतसाब अदालत के सामने फाइल किया जा सकता है, तो बुशरा बीबी से निकाह और मुबैना बेटी के जो मुकदमात हैं वो हमें पता है कि पहले से अदालतों में है, और 9 मई की जो मुबैना साजिश है, साइफर के केसेस हैं, उनमें तहकीकात तेज़ भी हो सकती हैं। 9 मई के बाद की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, और अपने और तहरीक इंसाफ के जो मुस्तकबिल के बारे में चेयरमैन पीटीआई के अंदाजे आपको पता है वैसे ही गलत साबित हो सकते हैं जैसे उन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल में बड़े बड़े फैसले किए और फिर पछताए कि जी कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी, सूबाई हुकूमतें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़कर हर किस्म के इल्ज़ामात लगाकर, खुसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपने आप को सियासत से खुद ही माइनस कर लिया और तमाम बहस मुबासा अपनी जगह, लेकिन कानून की नज़र में अब उनको सज़ा मिल चुकी है। वो अब एक मुजरिम के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अपोजिशन को जेल में डालने का अज़म लेकर इक़्तिदार संभालने वाले आज खुद मकाफाते अमल का शिकार हैं और अब सब बातें खुलकर सामने आ रही हैं। साबिक़ हुकूमत के अहम जो वज़ीर आप देख लें, वफाकी वज़ीर दाखिला परवेज़ खटक साहब, उन्होंने हाल ही में चेयरमैन पीटीआई की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्हें सानहा 9 मई का ज़िम्मेदार भी करार दिया है। एक इंटरव्यू दिया परवेज़ खटक साहब ने निजी टीवी को, और उसमें उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए, अब ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी हकीकत क्या है, पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार करने वाले दीगर रहनुमाओं की क्या राय है, और 9 मई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनको साबिक पीटीआई रहनुमा क्या कहते हैं और इनको इस हवाले से क्या कुछ मालूम था। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज इस तरह मैं पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़रा याद करवाती चलूँ, महमूद मौलवी साहब ने 9 मई के वाक़े के फ़ौरी बाद सबसे पहले
पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की थी। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए राना एहसान। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, आपकी इजाज़त से राना साहब। महमूद मौलवी साहब से शुरू करना चाहूँगी। महमूद मौलवी साहब, परवेज़ खट्टक साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई को जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको पूरा मैंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और फिर हमला आवरों को खुद डायरेक्शंस दे रखी थी। क्या 9 मई के जो वाकयात हैं उससे पहले पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ था, या फिर इस मामले को ये जहन में आता है कि क्या पहले से बहुत खुफिया रखा हुआ था? और ये जो परवेज़ खट्टक साहब के इल्जामात हैं, आप क्या इनकी तस्दीक करेंगे? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं परवेज़ खट्टक साहब की इल्ज़ामात को तस्दीक करता हूँ। और देखें, बहुत से वाक़यात ऐसे हुए। एक मीटिंग में तो मैं खुद था जिसके अंदर लोगों ने कहा कि जी हमें GHQ जाके हमको GHQ के ऊपर हमला करना चाहिए, जिस पे मैंने कहा ये गलती ना करें। अगर ये गलती करेंगे वी विल गो फॉर अ डिज़ास्टर और फॉर अ सिविल वॉर। ये मेरे लफ्ज़ थे। बहुत सारे लोग अब भी हैं जो इसको अग्री करेंगे। उसकी वजह ये थी कि तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि गोली नहीं चली, क्योंकि अगर कहीं से गोली चलती तो ये हम हेड कर सकते थे सिविल वॉर के ऊपर, क्योंकि फौज वर्सेस आवाम हो जाती। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि फौज ने रिलैक्स किया और फौज ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। आप ये देखें, ये माइंडसेट जो है काफ़ी दिनों से बनाया जा रहा था, नेगेटिव माइंडसेट फौज के खिलाफ। और अगर आप फौज के खिलाफ माइंडसेट बनाएंगे, फिर लोगों को वहाँ पे जो है कहेंगे आने, और फिर जो लीडर्स वहाँ गए वो अगर प्रवोक करेंगे तो उन लोगों का, तो मैं कहूँगा बहुत से लोगों का, तो मासूम लोगों का कसूर भी नहीं है। जब प्रोवोकेशन होता है तो मॉब के साथ सब लोग चले जाते हैं। ठीक है। राना एहसान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से लोग चेयरमैन PTI के जेल में जाने को मकाफाते अमल करार दे रहे हैं कि वो हमेशा कहते थे अपने मुखालिफिन को कि इसको जेल में डालेंगे, इसको पकड़ेंगे, इस पे केसेस बनेंगे। तो क्या ये मकाफाते अमल है? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा अमेरिका में वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और ये कह रहे थे कि मैं AC ले लूँगा, जबकि जो प्रिजन रूल्स हैं या जेल रूल्स हैं उसके अंदर मुदाखलत की क्या तुक बनती है। आज वही आदमी जो है वो कह रहा है कि सफाई ठीक नहीं है। ये वही आदमी है जो नैब के काले कानून के तहत और ब्लैकमेल करके चेयरमैन को, लोगों को सजा भी नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे 2-2 साल अंदर किया, 8-8 महीने 12-12 महीने जेल कोठरियों के अंदर, डेथ सेल्स के अंदर बंद किया। आज इससे सफाई की तकलीफ हो रही है, कल कहेगा बिजली बहुत जा रही है। तो ये असलियत है उस आदमी की जो सियासी इंतकाम लेता था, लेकिन आज इसी तरह कीचड़ उछालता था दूसरे अपने मुखालफिन के ऊपर, करप्शन के इल्ज़ाम लगाता था, लेकिन आज करप्शन इसके ऊपर खुद साबित हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, एक नफ़रत की आग लगाई, तकसीम की सियासत की, और आज उसी का वो जो गुनाह है वो भुगत रहे हैं इमरान खान साहब, जो उनके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस और मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये PTI का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? ये तो जेल में चले गए, तो क्या ये जो पार्टी की आदत ये अब इनकी जगह शाह महमूद कुरैशी साहब लेंगे, या फिर हमने माजी में देखा नवाज शरीफ साहब की जगह कुलसूम नवाज साहिबा को देखा, नुसरत भुट्टो साहिबा बड़ी एक्टिव रहीं। तो अब कुछ जगहों पर डिस्कस हो रहा है, कुछ निजी महफिलों में भी, लोगों के ड्राइंग रूम्स में भी डिस्कस हो रही है बात कि कहीं बुशरा बीबी साहिबा तो नहीं आगे आ जाएंगी। देखें, ये और PTI वाले ज़्यादा परेशान है इस बात। देखिए, PTI का मुस्तकबिल आप ये देखें कि उस्मान बुज़दार को लगाया गया, एक ऐसे आदमी को लगाया गया, एक कमज़ोर आदमी को लगाया गया कि जो लीडरशिप का रोल ना इख्तियार कर सके, जो सूबे को लीड ना कर सके, सूबे को नुकसान पहुंचा दे, वो उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन जो लीडरशिप रोल ना ले सके। इसी तरह KPK के अंदर परवेज़ खट्टक साहब थे, थोड़ा सा जब उनका एक सियासी कदो काट बढ़ा CM शिप के तहत, तो उनको उन्होंने साइड पे कर दिया कि ये, और वहाँ भी एक ऐसा डमी ला के बिठा दिया जिसने ना कोई डेवलपमेंट की ना कुछ और किया, नुकसान पहुँचाया डेवलपमेंट के, लेकिन लीडरशिप की। तो अब ये जो जमात है इसका कड़ा इम्तिहान शुरू होने लगा है, जो कि पहली बिखर चुकी है, चाहे वो KPK हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कराची हो, सिंध हो, वहाँ इनकी लीडरशिप जो है वो झड़ चुकी है, क्योंकि जो 9 मई के अंदर जो इन्होंने वाक़ियात के लोग नहीं खड़े होते, उससे अलहदगी इख्तियार करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ दुरुस्त फैसला है। तो वो अब जो बाकियात है PTI के अंदर, वो एक कल्ट
को फॉलो कर रही है और वो कल्ट जो है वो लीडर वो जेल के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि जो करीब मुस्तकबिल है उसके अंदर इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इस इलेक्शन के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त होगी और आने वाले टाइम के अंदर भी, क्योंकि ये जिस तरीके से ये जमात बनी थी, लोगों को लाया गया, इंस्टॉल किया गया, तो अब वो सपोर्ट क्योंकि मौजूद नहीं है, एक अदारे जो है वो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसका जो मुस्तकबिल, जो एक मसनूई जमात थी, उसका मुस्तकबिल भी जो है वो आबनाक होगा और कोई फ्यूचर जो है वो पीटीआई का नहीं नजर आ रहा। चलिए हम फ्यूचर की ज़रा बात करते हैं, तो इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अब तो इलेक्शन ज़रा तखीर से ही नज़र आ रहे हैं। ये हल्का बंदी का जो मामला है, कुछ लोग फरवरी मार्च कह रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा कह रहे हैं, इससे भी आगे जा सकते हैं, 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं, मतलब लगभग अगर हम के साल लग सकता है। तो कितना आगे देखते हैं, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन पे जिम्मेदारी होगी या हम पंजाब और केपी में निगरान सेटअप में जो देखते रहे, एक स्टैंड हो गया, तूल पकड़ गया, तो कोई एक पे फेंक रहा है, कोई दूसरे पे फेंक रहा है, तो ये सिलसिला आगे हम देखेंगे। देखिए, इलेक्शन डिले की कोई वजह होनी चाहिए, बेवजह तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। अभी आइन के मुताबिक अगर हुकूमत जो है वो सेंसस को नोटिफाई कर देती है तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, यानी हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या आइन आपको बताता है। ठीक है। तो ये हल्का बंदियों में 4-5 माह जो है वो लग सकते हैं, हो सकता है इससे कम में ये चीज़ मुमकिन हो जाए, लेकिन ये वो इतना टाइम पीरियड है जो कि इसके लिए दरकार है। तो इसके बाद इलेक्शंस होने ही होने, और अगर इलेक्शंस फिर कोई वजह नहीं है, कोई देखें वजह, आइन के अंदर कोई गुंजाइश होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। फिर मैं समझता हूं कि इस पीरियड के बाद कोई वजह नहीं होगी कि इलेक्शन डिलिमिटेशन अगर 3 माह में हो जाती है तो 3 माह के बाद मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि डीलिमिटेशन के बाद क्योंकि कोई वजह नहीं है आइन में कि इलेक्शन फर्दर डिले हो, तो वो नहीं होंगे। ये कियास राइयां हैं, ये प्रोपेगेंडा है, ये तज्जिया है, लेकिन हकायक कोई वजह है। अगर कोई वजह है तो आप मुझे बता दें किस तरीके से दिया जा रहा है इसमें। इसके बारे में आइन क्या कहता है? ये बात की जा रही है कि जी अगर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो 3 महीने, और अगर टेक्नोक्रेट हो इस सूरत में तो आज जो इलेक्शन है वो 3 महीने से कई माह आगे जा सकते हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखें, आइन के अंदर तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर केयर टेकर टेक्नोक्रेट हो या सियासतदान हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो सिंपल चीज़ आइन में मौजूद है कि जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो डीलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसको 2 माह लगें, 3 माह लगें, ये इससे ज़्यादा बहुत लंबा ये पीरियड नहीं होता जिसमें डीलिमिटेशन हो, ये रैप अप हो जाता है। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर के इलेक्शन फर्दर डिले हो। आपको इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, डेट अनाउंस करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हक है, तो वो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेगा। ठीक है। अच्छा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हफीज़ शेख साहब का भी नाम सामने आ रहा है, तो कोई अंदर की खबर आपके पास कि किसका नाम फाइनल हुआ? देखिए, नाम तो बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कोalition हुकूमत है, फिर ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन लीडर भी है, तो नाम तो हर कोई 13 जमातें हैं, बहुत सारे नाम सजेस्ट हुए हैं और उसमें इनका नाम भी है। इसकी तस्दीक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं, लेकिन ये कोई नाम आना। अच्छा, सागदार साहब और ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब के नाम भी गर्दिश करते रहे, कोई इसकी तस्दीक करे, कोई तरदीद कर रहा है, आपके पास क्या खबर? देखिए, मैं तो मेरे पास मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं इसकी तरदीद करूँ या तस्दीक करूँ, लेकिन मैं आपको, ये बहुत सारे नाम हैं और कंसिडर किए जा रहे हैं। हर जमात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वज़ीर-ए-आज़म के करीब रहने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है जब अनाउंस होने का वक्त आएगा तो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी तकरीबन किसी हद तक अच्छा, या तस्दीक कर दी जाए या तरदीद कर दी, दरमियान में जब रहते हैं इसकी क्या वजह होती है ताकि लोगों को भी सोचने का मौका मिले, क्यूरियोसिटी रहे? नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी ऑन गोइंग डिसीजन है, इसके ऊपर बजाय कि केस जो है वो डिस्कशन बढ़े, मेरे ख्याल से जब वक्त आएगा तो टाइमली ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है जी। महमूद मौलवी साहब का राब्ता शायद हमसे मुनक़ता हो गया था। महमूद मौलवी साहब, अगर आप साथ अभी मौजूद हैं, आपको आवाज़ आ रही है, तो ये 5 अगस्त की जो गिरफ्तारी थी चेयरमैन PTI कि इसके हवाले से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। उनका तो बड़ा दावा था, बड़ा रद्द अमल आएगा, सारे बाहर निकल आएंगे। देखिए, यही तो मेरे ख्याल से खुशफहमी का शिकार जब होते हैं ना लोग, कि देखें उसकी वजह ये है कि वो आज लोगों के जहनों में आ गया है कि वो अपने मुल्क के फौज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और वो जो गए थे वो गलत गए थे। इसी एक चीज उसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि लीडर्स वो समझते हैं कि देखें सिर्फ उनके कहने के ऊपर खान साहब ने किया और लाखों लोग निकल आएंगे।
ये गलतफहमी है। ये लीडर्स होते थे जो कि ठीक है। नीचे लेवल तक लोगों को लेके आते थे और फिर लोगों के साथ खड़े होते थे। आज कहाँ है वो लीडर? कुछ भागे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ जो है मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, कुछ ने छोड़ दिया है पार्टी। तो ये लोग खुद से तो नहीं आके खड़े होंगे ना। तो ये एक दुनिया का कानून है, ये समझ। अच्छा महमूद मौलवी साहब, हाँ, आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले पीटीआई में चूंकि रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते हैं और उनकी जो अंदर की पॉलिटिक्स है उसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। अभी ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके जेल में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि शाहमूद कुरैशी साहब उनकी जगह लेंगे या कोई और नाम सामने आ सकता है? आपकी खबर भी हो सकती है और आपकी एक राय भी हो सकती है, आप तजर्बे की बुनियाद पर कुछ कहना चाहें। और कुछ लोग बुशरा बीबी का भी जिक्र कर रहे हैं, ये खबर किस हद तक दुरुस्त हो सकती है? मेरे हिसाब से तो आना तो शाह महमूद साहब को चाहिए, मगर पार्टी के जो सीनियर तरीन है वो मुझे ऐसा है कि बुशरा बीबी आ जाएंगी प्रेसिडेंट। मैं खुद बुशरा बीबी को प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। जी जी, मैं खुद बुशरा बीबी को भी प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। राना साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने तो ठीक है, आने वाले चेयरमैन बुशरा बीबी होंगी। जी देखें, इमरान खान साहब की या पीटीआई के चेयरमैन की बारहा कोशिश रही कि ऐसा लीडरशिप बिल्कुल आगे सामने ना आए जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। तो ये पिछले 30 साल से चेयरमैन हैं अपनी जमात के, और आगे भी इनका यही कोशिश होगी कि कोई पार्टी पे हावी ना हो। तो ये मुमकिन है, यानी बुज़दार जैसा कोई फिर आ जाए? नहीं, ये मुमकिन है कि उनकी बुशरा बीबी या उनकी बहनों में से कोई जो है वो आगे लीडरशिप के लिए आए। ठीक है जी। अच्छा, आगे फिर ये सीट एडजस्टमेंट के बारे से बातें हो रही हैं, सादा अक्सरियत किसी को मिलती नज़र नहीं आती है। कंपटीशन पंजाब में अगर देखा जाए, हर पार्टी बड़ी मुतहरिक है। पंजाब में आपको पता है मुतहरिक होना फिर बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये मखलूत हुकूमत ही नज़र आ रही है आगे? देखिए, ये चीज़ें तो इलेक्शन जब होगा तो तब पता चलेगा। लेकिन किसी भी पार्टी की आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है? मैं तो समझता हूँ कि पंजाब में PMLN जो है वो 2/3 अक्सरियत से जीतेगी और इंशाल्लाह ताला वफाक में भी जो है वो हुकूमत बनाएगी। अभी इलेक्शन कैंपेन के अंदर टाइम है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, कैंपेन लॉन्च करेंगे और हर सूबे जाएंगे। कब आ रहे हैं? देखें, ये अभी जब भी पार्टी समझेगी के वक्त जो है वो ठीक है, और ये कहा गया है कि कैंपेन वो इंशाल्लाह PMLN की कैंपेन लीड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो जब वक्त आएगा तो उससे वक्त तो मेरे ख्याल से आ नहीं गया। जी बिल्कुल आ गया। आने वाले टाइम में, आने वाले चंद हफ्तों में जो है ये अनाउंस पार्टी ज़रूर करेगी कि क्या डेट है। अच्छा, आपने 2/3 अक्सरियत का दावा किया पंजाब में। अब में नो डाउट नून लीग का एक वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर अपना किसे कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुकाबला PTI के साथ था, लेकिन आज PTI जो है वो मैदान में नज़र नहीं आती। तो उसका जो बेनिफिट है, PTI जब तकसीम हुई है तो IPP बनी है, फिर पीपल्स पार्टी वहाँ कोशिश को चैलेंज समझते हैं अपने लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि PMLN के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। और पीपल्स पार्टी को कहाँ देखते हैं पंजाब? पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उनका आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर जो हुए हैं आज तक, उनमें 2-3 हज़ार वोट ही वो लेते हैं। साउथ पंजाब में उनके पास कुछ मखसूस इलाकों में ज़रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ भी इंशाल्लाह ताला PMLN कवर करेगी। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया। और महमूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़्यादा आपसे बात नहीं हो सकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तकनीकी वजह से हम आपसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। ब्रेक पे जाना है मुझे। ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीख साज ग्रैंड जिरगे में खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने खबरदार किया कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में यहाँ के कवानीन के मुताबिक ही रहना होगा। चंद रोज पहले वजारत खारजा ने जोब कैंट हमले में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक की थी। आर्मी चीफ ने किला बाला हासार में यादगार शोहदा पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद कबायली नुमाइंदीन से मुलाकात भी की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफगानियों की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ खित्ते की अमन सलामती के लिए नुकसानदेह और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है।
इस मामले पे बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार जर्नल मुस्तफ़ा साहब। जर्नल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जर्नल साहब, पाकिस्तान ने बरसों अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया है और इस एहसान का बदला अफगानिस्तान इस तरह दे रहा है कि सरहद पार दहशत गर्दों के जो ठिकाने बने हुए हैं, और आज तो आर्मी चीफ ने भी वाज़े अपना मौक़िफ़ दे दिया कि एहसान का बदला किस तरह चुकाया जाता है, एक ही तरीका होता है। देखिए, बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है उस दिन से लेके आज तक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जिसने अपनी औकात, अपनी जितनी भी हमारी थी, जो कुछ भी हमारे पास था, हमने सब कुछ अफगान भाइयों के लिए खोल दिया। जब भी ये मुसीबत में आए, जब भी इनको तकलीफ हुई, जब भी कोई मसला बना, पाकिस्तान ने अपने दिल खोल के रख दिए इनके लिए। आप 79 के बाद की तारीख तो सबको पता है, उससे पहले के भी ये हालात थे। अफगानिस्तान के जो हालात थे उनको संभालने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा मेजर किरदार अदा किया, और यहाँ तक भी किया कि स्मगलिंग को जानबूझ कर नहीं रोका ताकि अफगान अवाम का कोई मसला न बने। इसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमले भी हुए, 50s में भी, 60s में भी। इसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश जा रही, बड़ा बहुत एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन 79 ऑनवर्ड्स तो किसी को कोई शक रह नहीं जाना चाहिए ना कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा मुहाजिरीन एकदम आ गए, और पाकिस्तान के लोगों ने, चाहे वो KP के हो, पंजाब में कहीं भी हो, जहां भी हमारे अफगान मुहाजिरीन भाई हमारे पहुंचे, हमारे लोगों ने अपने घर उनके लिए खोल दिए, उनको अपने साथ बिठाया, अपने खाने में साथ शरीक किया, सब कुछ उनके लिए किया। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो देखिए ना, एक दहशतगर्दी की जो एक लहर उठी है, इसके पीछे भी ये पाकिस्तान में जो क्लैश ऑफ कल्चर आ गया, ये का वायलेंस पाकिस्तान सोसाइटी में आ गया। पाकिस्तान में पेशावर जैसे खूबसूरत शहर बर्बाद होकर रह गए। इसके बावजूद अफगानिस्तान की जमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दोहा मुआहदे में पाकिस्तान ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया कि अफगानिस्तान और नेटो फोर्सेस के दरमियान, खासतौर अमेरिका के दरमियान, ये जो मुआहदा हुआ है, अगर पाकिस्तान बीच में ना आता तो ये मुआहदा नहीं होना था। पाकिस्तान ने इस हद तक अपना जो कैपिटल था इसका ज़ाया अफगानिस्तान के लिए किया है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान ने भी, हमारे आर्मी चीफ ने भी, हमारी लीडरशिप ने भी हर किस्म के ताने भी बर्दाश्त किए, लेकिन इसके बावजूद हमने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान ने क्या किया? अब हालिया जो चीजें हुई हैं, इसमें एक दफा नहीं कई दफा पाकिस्तान ने पहले तो ऑन द क्वाइट उनको वार्निंग देते रहे, समझाते रहे, बात करते रहे, लेकिन अफगान जिसको जो बुरी हुकूमत है, इनके कहने पर पाकिस्तान के पिछली हुकूमत ने TTP के साथ मुज़ाकरात भी किए, इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के इंश्योरेंस पर कि हम इनको संभालेंगे, नहीं गड़बड़ करने देंगे। पाकिस्तान ने उनको दोबारा पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त भी दी। आज फिर देखिए पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। अब जबकि वाज़े तौर पर यह हो चुका है कि अफगानिस्तान के जो अफगान लोग हैं वो उसमें शामिल हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये इसके सबूत भी दिए गए उनको, इसके बावजूद उसको मानना, सिर्फ मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी सरजमीन पर जो काम कर सकते हैं वो भी करने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के पास क्या चारा रह जाता है? इस कदर ज्यादा पाकिस्तान ने जब अकोमोडेशन की, अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वहां से जो लोग NDS थी या जो भी उनके बचे कुछ लोग रह गए थे, इसमें दूसरी कुव्वतें अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रही हैं। और पाकिस्तान के अपने अवाम को इस तरीके से कुर्बान होता देख सकता है कभी? मैं तो बड़ा खुश हूँ आज इस बात पे। पाकिस्तान ने आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान ये भी सामने आया जनरल साहब कि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और बुरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिस चीज को पहले दिन से पोस्ट कर रहा था कि पाकिस्तान को TTP के साथ डायलॉग नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो अफगान तालिबान के कहने पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने किए। आज जो बड़ा वाज़े ऐलान हो गया है, बहुत खुश आइंद है। ये बार जो होगा, ये प्रेशर सारा अभी अफगान तालिबान पर है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी बात जो इसलिए में बहुत अहम जो चीफ ने की है वो ये है कि जो अफगान जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की धरती पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर उनका सब कुछ यहाँ पर है, उनकी तालीम मिल रही है उनको, उनके लिए जॉब्स हैं उनके पास, वो प्रॉपर्टीज तक यहाँ पे खरीदने, लाहौर में आप आ जाएं, कराची चले जाएं, प्रॉपर्टीज वो खरीद के बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर वो अपने अंदर ऐसे दुश्मनों को पनाह देंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, तो पाकिस्तान के पास तो और कोई चारा रह नहीं गया। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ने पहली दफा बड़ा अग्रेसिव और बड़ा सही सांस लिया है हमारे चीफ।
अरे जनरल साहब, ये जो कबाइल के इंजमाम के बाद पैदा होने वाले जो मसलों के लिए सेक्रेटरीट कायम किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और ये कितनी अशद ज़रूरत थी वहाँ पर इसकी? देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 79 से ऑनवर्ड्स आप देख लीजिए, कितने साल हो गए हैं कि यहाँ पर इन लोगों के जो जॉब्स थे, जो इनके इकोनॉमिक लाइफ थी, वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई थी। और ख़ास तौर पे पिछली 2-2.5 दहाइयों में जब से दहशतगर्दी यहाँ पे तूफान चढ़ी है, इन लोगों को तो बेचारा घर बार भी छूट गया, इन लोगों से तबाह हो गए ये लोग सारे। अब जब पाकिस्तान ने एक फैसला किया, उस फैसले के साथ बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमतें इस सिलसिले में बहुत कमजोर रहीं। अब 2-3 बड़े इश्यूज हैं वहां पे। एक तो ये है कि उनको जब आपने पाकिस्तान का हिस्सा बाकायदा ऐलान कर दिया, होना भी चाहिए था ये, वहां पे वही कुछ जो सहूलियात पाकिस्तान में हैं वो पहुंचनी चाहिए थी साथ ही, और साथ जो पाकिस्तान का जो सिविल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वहां पे मौजूद होना चाहिए था, जो अदालती निज़ाम में मौजूद होना चाहिए था, ताकि वो लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की तरह रह सके। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, उनकी, जिस समय पहले भी अर्ज की, उनकी इकोनॉमिक लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई हुई थी। उनके पास अपने खाने पीने के लिए, काम करने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं थी। क्या करें बेचारे? इस सेक्रेटेरिएट से फायदा ये होगा कि जहां कहीं भी सिविल हुकूमतों की कमजोरियां हैं उनको पुश किया जाएगा, और इसके थ्रू उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका रिवाइवल जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे अगर सिविल स्ट्रक्चर वहां पे अपने पहुंच जमाएगा, उन लोगों की इंटेग्रेशन विद पाकिस्तान, और वो जो अपने आप को महसूस कर रहे थे सॉरी कि मेरे साथ निगलेक्ट हो रहे हैं हम। ठीक है जी, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त से। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अशतर औसाफ साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत अब 2 रोज़ की मेहमान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतादिद हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों के मुताबिक 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद निगरां सेटअप आईनी और कानूनी तौर पर 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। मगर मौजूदा हालात में ऐसा होता नज़र नहीं आता है। वजह क्यों? क्योंकि मुश्तरका जो मुफादात कौंसिल है उसके इजलास में नई डिजिटल जो मरदमशुमारी है उसके जरिए आइंदा इंतखाबात कराए जाने की मंजूरी के बाद ये बात आम है कि 3 माह में इंतखाबात होना कमोबेश नामुमकिन है, और प्रैक्टिकली भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, जिसकी गवाही बहुत से हुकूमती वज़रा, तर्जुमान और इत्तेहादी खुद दे रहे हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज के बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और इसके बाद हल्का बंदियों समेत दीगर अहम मामलात हैं, जिसमें कई आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ भी शामिल हैं। और ये तमाम तर जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हल होने में कम अज़ कम 5 से 6 महीने दरकार हैं, जिसे कई सियासतदान, तज्ज़ियाकार और माहिरीन 8 से 10 माह तक भी बता रहे हैं। अब ऐसे में कई सवालात उठते हैं, क्या आईन और कानून की पासदारी नहीं होगी? क्या पंजाब और केपी निगरां हुकूमतों की तरह ये जो निगरां सेटअप है ये भी तूल इख्तियार कर जाएगा? और निगरां सेटअप के इख्तियारात आखिर होंगे क्या? और आइंदा इलेक्शन की कोई हतमी तारीख कब तक फाइनल होगी? अब इनमें से बेशतर मामला के ताल्लुक आईन और कानून से है, तो मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अशतर औसाफ साहब, ये जो हमने पहले भी देखा, ये मुश्तरका मुफादत कौंसिल की जानिब से, मैं ज़रा एक सवाल पहले पूछना चाहूँगी। नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का जो फैसला है ये बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसमें एक और ये फिर पहलू ये कि जिस वक्त में फैसला किया गया इसमें इलेक्शन जो है ताखीर का शिकार होते नज़र आ रहे हैं सीधे सीधे। तो इस मामले में आपका जो नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेकर, आपका जो क्लियर मौक़िफ़ है वो क्या है, और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो फिर कैसे हल होंगी? क्या जो निगरां हुकूमत है इतनी बाइख्तियार होगी आपके मुताबिक? जी हाँ, पेचीदगियाँ और जो सिलसिले चल रहे हैं, कहा यह जाता है कि अगर किसी को कर्स करना हो, किसी की मुतल्लिक कहना हो कि वो सफ़र करे, तो उसको कहते हैं मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, यानी आप ऐसे वक्तों में जाएं जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा से हों, अजीब से हों। मुझे लग रहा है कि वहाँ से हम बढ़ के अब ट्राइंग टाइम्स में आ गए हैं। ट्राइंग टाइम्स से मेरा मुराद ये है कि वो ना सिर्फ पेचीदा है बल्कि गंभीर हैं, और इनमें माजी में कोई ऐसी चीज़ों की नज़ीर नहीं मिलती जो कि आजकल हम कानून में, अदालतों में और बाकी जगहों पे देख रहे हैं।
जो सेंसस का मामला है, आइन उसके ऊपर ये कहता है कि इलेक्शंस जो हैं वो लास्ट सेंसस के बुनियाद पे किए जाए। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तयन हो सके कि किन जगहों पे, कौन सी जगह पे कंसंट्रेशन में जो आबादी है उसकी तादाद बढ़ गई है या घट गई है। और अब हमारी जो नज़र आ रहा है कि हमारी आबादी बढ़ गई है और सब्सटैंशियली बढ़ गई, बहुत सारी आबादी जो है वो बढ़ गई है। और उस पर मेरा ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि हमारी किसी भी हुकूमत का कोई किसी किस्म का भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं रही। और जो हमारे यहाँ एक मुरवजा और ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम खानदानी मनसूबाबंदी की बात करते थे, 2 बच्चे खुशहाल घराना का स्लोगन था, वो अब एक हिस्ट्री की बात रह गई है, उसमें कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन वो किसी और दिन बहस, किसी और दिन बात करेंगे उस पर। तो इलेक्शन का मकसद ये होता है कि तमाम लोगों को उनकी रिप्रेजेंटेशन मिले और उसके लिए फिर दर्जा बंदियां की जाती हैं जिसको आप हल्का बंदी कहेंगे। उसका एक इफेक्ट और भी है, वो ये है कि असेंबलीज के जो सूबाई असेंबलियों में जो सीटें हैं, जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, उनकी बढ़ोतरी या घटौती की बात होती है। फिर कि मसलन नेशनल असेंबली का हल्का नंबर 1 है, उसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, कितने वोट होंगे, और उसके लिए फिर वोटों का इंदराज होता है। और जब वोटों का इंदराज होता है तो हल्का बंदी होती है, और उस हल्का बंदी की वजह से उसमें रद्द-बदल आता है, डिमार्केशन होती है, वो वक्त देता है। और उसमें इलेक्शन एक्ट में उसके वक्त दिया गया है। तो उससे बिल्कुल लाजमी तौर पे ये सब डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और आने वाली हुकूमत के ऊपर कि वो किस सरत के साथ, कितनी तेजी के साथ इस पे काम कर सकते हैं। इलेक्शन लाजमी तौर पे आईन कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, ये माज़ी करीब में हमने देखा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे देखा गया कि जी इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर फ़ंड समेत जो दीगर आप कह लें हीले बहाने और इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते रहे। तो क्या फिर यही सब कुछ आगे जाके दोहराया जाएगा? और फिर एक सवाल के फिर जिम्मेदार कौन होगा? सभी बरी जुमा हो जाएंगे, जिम्मेदारी लेगा कौन? जिम्मेदारी इसकी आती तो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि उनके जो हल्फ है उसका पासदारी भी है। कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत इख्तियारात देता है। वो इख्तियारात मेरी नज़र में इतने ज़्यादा हैं कि शायद किसी और इदारे को इंक्लूडिंग हुकूमत को इस दौरानिए में नहीं होते। 3 चीज़ें अज़हद ज़रूरी है और लाजमी है। एक कि पैसे उनके पास यानी फंड्स उनके पास पूरे होने चाहिए। नंबर 2, उनके पास पर्सनल यानी लोग, ट्रेंड लोग होने चाहिए जो इलेक्शन को का इनेकाद को यकीनी बना सकें। और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अज़हद ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काबू में हों। मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तादी के साथ उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बड़े मजे हुए ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बहुत सारे मामलात को बहुत करीब से देखा और उन पे अमल किया है। उनके साथी जो हैं वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं और उनके पास भी बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन ये तजुर्बा जो है ये किसी काम नहीं आता अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी होगी और ये दोनों मिल के इसके अंदर जो है इलेक्शन का इनेकाद करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, हमने ये भी हालिया दिनों में देखा कि बड़ी उजलत में बहुत से जो बिल हैं वो पास होते रहे और ये कानून साजियाँ जो हो रही हैं तो इस पर कुछ इत्तेहादियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बड़ा तनकीद भी की गई इस पर। तो ये इसके असरात क्या मुरतब होते देखते हैं आप? जी, मैं खुद इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल में जो जितनी भी कानून साजी होनी चाहिए वो ठंडे दिल से होनी चाहिए।
वो डिबेट के बाद होनी चाहिए, वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए होनी चाहिए। और क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी में कोई कानून साजी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सुकून रह जाता, सारी चीजें उस पर कवर नहीं होती। और जहाँ तक आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट और जल्दबाजी की वजह क्या होती है? जल्दबाजी की वजह आप देखेंगे कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ देयर टेन्योर, जब वो ख़त्म होने वाली होती हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, वो बहुत तेज़ी से कानून साजी कर रही होती हैं। कानून साजी जो है उसके बहुत सारे मराहल हैं। ये ना समझा जाए कि कानून साजी अगर डिबेट के यानी असेंबली में 40-50 बिल अगर पास हो जाए तो उसमें कोई सुकम है, नहीं, सुकम नहीं है। ये दरअसल कमेटीज पे जाती हैं और कमेटीज उनके ऊपर डिबेट करके सबको करें, उनकी सिफारिशात होती हैं। वो कमेटीज भी जो है वो इलेक्टेड लोगों ही की होती हैं, तो इसलिए सुकम नहीं है। ठीक है जी अशरफ साहब, जी ठीक है, जिस तरीके से अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।